वेलकम बैक टू ऑल एंड लाइसेंस एकेडमी। आज हम सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है उसको हम किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक पार्ट हमारा क्या है, डीएनए की सीक्वेंस किससे करेंगे हम, सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड से, या फिर क्या कह सकते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड से करेंगे। तो सब लोग जानते हैं कि जो डीएनए हमारा होता है वो किनसे मिलकर बनता है। हमारे पास 4 लेटर्स है जिससे मिलके हमारा क्या मिलता है, हमारा डीएनए बनता है। पहला जो है वो एडेनिन है, दूसरा थाइमिन है, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये 4 लेटर है हमारे पास में, जिनसे हमारा क्या है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो बना है। इन 4 लेटर्स को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या बोल रहे हैं हम इसको, न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे इनको हम। इन्हीं को हम नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। किसको, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन को, जो कि किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंक से। क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंक के थ्रू क्या होते हैं ये आपस में, जब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है तब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, चेन जो होती है वो एलोंगेट हो जाती है। बट हम डीएनए की जब सीक्वेंसिंग करते हैं, जब सीक्वेंसिंग की बात की जाती है, तो जो सैंगर सीक्वेंसिंग है उसमें क्या करेंगे हम, चेन को एलोंगेट ना करके उसको हम क्या करेंगे, चेन को टर्मिनेट करेंगे। तो सब लोग जानते हैं कि क्या, कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कैरियर होता है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका जो सेंट्रल डोग, उसका जो सेंट्रल डॉगमा है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। इन 3 चीजों पे पूरा पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, डिपेंड है। सिंपली मीन्स क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो क्या होगा, उसके आरएनए में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यदि आरएनए में प्रॉब्लम है तो जो अल्टीमेटली जो प्रोटीन फॉर्म होने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कि क्या है, ये जो गड़बड़ वाली जो प्रोटीन बनने वाली वो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या हो जाएगी, लीथल हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि जो ये प्रोटीन बन रहा है वो एज इट इज जो फंक्शनल प्रोटीन होता है वो बनना चाहिए। अब फंक्शनल प्रोटीन, सवाल ये कि बनता कैसे, फंक्शनल प्रोटीन तब बनेगा जब जो हमारा एमआरएनए है वो कैसा हो, फंक्शनल जीन से क्या हो, इनकोड हो। अब हमारा यहाँ फंक्शनल जीन से क्या मतलब है, फंक्शनल जीन से हमारा मतलब है, अब जीन क्या होता है, जीन होता क्या है, जीन क्या होता है, एक सेगमेंट होता है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, उसका एक सेगमेंट है। और यही जीन जो होता है, सब लोग जानते हैं कि डीएनए जो होता है अच्छा खासा क्या होती है, उसकी लेंथ होती है, लेकिन सब जगह जो क्या होता है, फंक्शनल जीन होते हैं, सारे के सारे जीन ट्रांसक्राइब हो ये भी जरूरी नहीं है, कि सारे के सारे जीन एक साथ ट्रांसक्राइब हो ये भी जरूरी नहीं है, और सारे के सारे प्रोटीन एक साथ बने ये भी जरूरी नहीं है। तो समय के साथ जिस प्रोटीन की जरूरत होती है उस दौरान उस जीन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट या सप्रेस रिप्रेस कंडीशन में रखा जाता है। तो जीन है ये, इस जीन में यदि आप थोड़ा भी क्या करते हो, ऑल्ट्रेशन करते हो, थोड़ा भी क्या करते हो, ऑल्ट्रेशन करते हो, या फिर इसको मॉडिफाई कर देते हो, उस जीन से हमारा क्या मतलब है, जीन में होना क्या है, जीन में क्या होना है, यही जो 4 डिफरेंट हमारे पास क्या थी, सीक्वेंसेस थी, ये तो प्रेजेंट होंगी। क्या होंगे हमारे पास जीन के अंदर, जीन है क्या, डीएनए का ही तो पीस है। एक हमने क्या ले लिया, होल डीएनए है हमारे पास, होल डीएनए। आप उसमें से क्या कर रहे हो, सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हो, इतने पार्ट को आप क्या कह रहे हो, जीन कह रहे हो। अब जीन जो है उसमें आप, इस जीन में आप थोड़ा सा भी ऑल्ट्रेशन करते हो। अब ये जीन क्या है, ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, सुनते हो, तो सबसे पहले फंक्शनल यूनिट का हम पता कर लेते हैं। जैसे कि जब हम एनिमल फिजियोलॉजी में देखते हैं कि किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन होती है, नेफ्रॉन होता है। कौन होता है, नेफ्रॉन। जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हो तब फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका एल्वियोलाई होता है। सिमिलर मैनर में जब हम डीएनए पढ़ते हैं तब इसकी फंक्शनल यूनिट कौन है, यहाँ पर जीन है। तो जीन जो है वो क्या है, आपकी फंक्शनल
यूनिट है। इस फंक्शनल यूनिट से क्या कोड होगा आपका, आरएनए कोड होगा, और यही आरएनए क्या बनाएगा, अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इस जीन में क्यों ना हम म्यूटेशन करवा दें, ऑल्टरेशन करवा दें, इसमें ही मॉडिफिकेशन करवा दें, तो क्या होगा, जो हमारा आरएनए है उस आरएनए में भी क्या हो जाएगा, आरएनए भी ऑल्टर्ड हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, आपका प्रोटीन भी ऑल्टर्ड हो जाएगा। तो ये बात होती है किसकी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही कंजर्व रखी जाती है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, दिनों दिन क्या हो रहा है, म्यूटेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। दिन ब दिन क्या हो रहा है, हमारे पास में मल्टीपल, हमें डिजीज से हम परेशान है, और मेडिकेशन भी बहुत सारी ले रहे हैं। मेडिकेशन जो है उसके अगेंस्ट में ले रहे हैं, किसके, उन हार्मफुल इफेक्ट्स के, जो कि क्या है, हमारे जीन में। मान लो कोई प्रोटीन जो है वो फॉर्म ही नहीं हो रहा है, अब प्रोटीन बन ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, आउटर सोर्स से उस प्रोटीन को लेने की कोशिश करेंगे, उस प्रोटीन को, जबकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी वो जीन प्रेजेंट है जो उस प्रोटीन को बना सकता था, लेकिन वो जीन क्या है, अब म्यूटेटेड हो गया, ऑल्टर्ड हो गया, मॉडिफाई हो गया, वो जीन क्या है, उस प्रोटीन को बना ही नहीं पाता। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, जीन जो होता है वो क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। जीन क्या होता है, आपका फंक्शनल यूनिट होता है। तो अब बात करते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, क्योंकि आज का जो लेसन है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड किसको है, डीएनए सीक्वेंसिंग को है, कि डीएनए को हम सीक्वेंस क्यों करेंगे, और क्यों जरूरत है डीएनए को सीक्वेंस करने की, करना है क्यों डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्या फंक्शनल जीन है, फंक्शनल जीन से हम बना रहे हैं फंक्शनल प्रोटीन, और जो प्रोटीन है वो डिपेंड किस पे है, पीस ऑफ डीएनए पे, जिसको हम जीन कह रहे हैं। तो उस जीन, इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, जो जीन है उसकी हमें क्या पता करनी है, उसका हमें क्या पता करना है, ATGC, ये जो 4 लेटर हम लिख रहे हैं उनका हम क्या देख रहे हैं, ऑर्डर देखना चाहते हैं। यदि आप इन 4 लेटर्स का ऑर्डर देखते हो, तो हर एक इंडिविजुअल में, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक, बैक्टीरियल हो, फंगस हो, प्रोटिस्ट हो, सब में क्या होगा, होंगे तो इन सभी में क्या होंगे, इन 4 ही बेसिस प्रेजेंट हो, ये जो 4 हैं, ये नाइट्रोजनस बेस यही प्रेजेंट होंगे, लेकिन सब में क्या होगा, इनका ऑर्डर जो है वो कैसा है, डिफरेंट है, और इसी डिफरेंट ऑर्डर के आधार पे क्या है आपका ह्यूमन जीनोम जो है वो यूनिक है बाकी और ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। क्यों, जब आप कहते हो किसी इंडिविजुअल क्या है, आप हर एक इंडिविजुअल आपस में क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि जो इनका ऑर्डर है, ये जो 4 बेसिस हमारे पास में, इनका जो ऑर्डर है यही डिसाइड करता है कि उस इंडिविजुअल को दिखना कैसा है, वो इंडिविजुअल को क्या डिजीज है, उस इंडिविजुअल को क्या डिजीज नहीं है, और क्या वो इंडिविजुअल किसी डिजीज के लिए प्रोन है या नहीं है, और यदि है तो उसके कॉजेस क्या हैं, क्या उसके कॉजेस हैं, इसका पता करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वो जीन प्रेजेंट होना चाहिए। वो जीन मिल जाए, उसके बाद आपको जीन में क्या करना पड़ेगी, उस जीन की सीक्वेंसिंग पता करनी पड़ेगी। सीक्वेंस यदि एक बार पता चल जाए कि हाँ ऑर्डर इस तरीके से है, ऑर्डर क्या है, इन नाइट्रोजनस बेसिस का ऑर्डर ये है, तो यदि आपको ये पता चल जाता है तो ऑर्डर हम कैसे कर सकते हैं, ATGC है, TGAC है, CTGC है, तो इनमें से ऑर्डर क्या है उसका, यदि ये ऑर्डर हमें पता चल जाए जीन का, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सब लोग जानते हैं कि इसी ऑर्डर से ट्रिपलेट से क्या बनने वाला है, आपका एक न्यूक्लियोटाइड से क्या बनने वाला है, 3 न्यूक्लियोटाइड से आपके पास क्या बनेगा, एक अमाइनो एसिड कोड करके, 3 न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है, न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या करेंगे, किसी एक अमाइनो एसिड को क्या करेंगे, कोड करेंगे। इसीलिए जब अमाइनो एसिड को कोड करेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे, इसलिए आपका जो ये डीएनए का सीक्वेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है।
इसलिए जब हम डीएनए की सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि सीक्वेंसिंग करना ही क्यों डीएनए की सीक्वेंस को किया जाए। ये तो हो गए कि क्या हमें डीएनए की सीक्वेंसिंग क्यों करना है। सबसे पहला तो क्या है, आज की डेट में क्या है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। जब हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, उसके कॉजेस का हम पता लगाएंगे, क्या करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है। कॉजेस पता चल जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसका मेडिकेशन बनाएंगे। अब मेडिकेशंस भी यदि बन जाती हैं, वो तो कोई अल्टीमेट क्या है, इसका इलाज नहीं है। तो कॉजेस को जब पता करेंगे तो कॉजेस कैसे पता करोगे, आप क्या करोगे, डीएनए उस प्रोटीन को पता करोगे कि वो प्रोटीन कैसा है, और वो प्रोटीन बनता कहाँ से, वो प्रोटीन बनता कहाँ से, डीएनए से आरएनए तो प्रोटीन बनता है। तो अल्टीमेटली यदि आपका डीएनए ही डिफेक्टिव है, डीएनए में से कुछ प्रॉब्लम है, तो सारा का सारा प्रोटीन तो किसका है, सारा का सारा खेल किसका है, प्रोटीन का है। तो प्रोटीन तो क्या करेगा, फिर सारा खेल बिगाड़ ही देगा, मतलब फंक्शनल प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा। तो उसके अगेंस्ट में यदि हम मेडिकेशंस भी लेते हैं तो मेडिकेशंस का एक अलग ही क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। ऑल टाइम मेडिकेशंस का सहारा तो नहीं ले सकते। तो जब डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें तो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग रेफर्स टू द फाइंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ पीस ऑफ डीएनए। मान लो क्या है, आपके पास में क्या है, ये डीएनए पीस है, डीएनए का टुकड़ा आपके पास में प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, आपको सीक्वेंसिंग करना है। सीक्वेंसिंग ये करना है कि टी कहाँ पर है, जी कहाँ पर है, कौन से पोजीशन पे क्या है। तो आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, और उसका ऑर्डर क्या करोगे, पता करोगे। ऑर्डर को पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डीनेचर करना पड़ेगा। डीनेचर कर लिया आपने, उसके बाद क्या करोगे, आप इसकी सीक्वेंसिंग करोगे। क्या करोगे, इसकी सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग जो होगी वो डीएनए की दो मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। एक तो होती है कौन, आपकी एंजाइमेटिक मेथड, एंजाइमेटिक मेथड। दूसरी होती है केमिकल मेथड। नाम से ही पता लग रहा है कि क्या इसमें आपको एंजाइम्स का यूज करना है और यहाँ पर आपको केमिकल्स का यूज करना है। तो जो एंजाइमेटिक मेथड है वो कौन सी है, आपकी स्टैंडर्ड सीक्वेंसिंग मेथड है, वो एंजाइमेटिक मेथड है। और जो केमिकल मेथड है वो कौन सी है, मैक्सम एंड गिलबर्ट ने जो मेथड बनाई थी, मैक्सम एंड गिलबर्ट जो मेथड है, इसको इसी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, केमिकल डिग्रेडेशन मेथड है। तो आज हम इस लेक्चर में किसकी बात करेंगे, एंजाइमेटिक मेथड, जो कि है क्या, सेंगर सीक्वेंसिंग। सेंगर सीक्वेंसिंग क्यों, कि जो सेंगर नाम के, फ्रेडरिक सेंगर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इस मेथड को सबसे पहले, मतलब डीएनए जो सीक्वेंसिंग है, इस कंसेप्ट को ही सबसे पहले किसने लाया था, फ्रेडरिक सेंगर जो थे, वो ही सबसे पहले इस कंसेप्ट को लेकर आए थे कि हाँ, डीएनए को सीक्वेंस भी किया जा सकता है। और डीएनए को सीक्वेंस किया जा सकता मीन्स क्या, कि प्रोटीन को आप सीक्वेंस कर पा रहे हो। प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कैसी रही होगी, इसके लिए उन्होंने क्या करा कि सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर ने क्या किया, फ्रेडरिक सेंगर ने क्या किया है, आप सेंगर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो इन्होंने जो सीक्वेंसिंग की थी वो किस प्रोटीन के लिए की गई थी, या किस चीज को इन्होंने इन्वेंट किया था। सबसे पहले जो सीक्वेंसिंग की गई थी वो इंसुलिन की सीक्वेंसिंग की गई थी। किसके लिए की गई थी, इंसुलिन के लिए। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। तो आज की डेट में भी जो है वो रूटीनली किसका, सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड को हम रूटीनली यूज करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सेंगर ने, कि सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया कि रिक्वायरमेंट्स के, हम क्या करते हैं जनरली जब भी किसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट में हमें जरूरत क्या क्या पड़ता है उसको ले लेते हैं। उसके बाद में उसका कंक्लूजन क्या निकलने वाला है वो हम देखते हैं। तो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स के थ्रू तौर पर कुछ चीजें ली, और कंक्लूजन के तौर पर इन्होंने क्या दे दिया आपको, सीक्वेंसिंग जो थी वो निकाल के दी, किसकी, इंसुलिन की सीक्वेंसिंग खोजी। आज की डेट में हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल इंसुलिन भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है, वो किसकी देन है, वो सेंगर जो है साइंटिस्ट, उनकी देन। क्यों,
इंसुलिन इज अ हार्मोन, और सब लोग जानते हैं इंसुलिन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिज्म में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है इंसुलिन का। तो इन्होंने किस पर काम किया, इन्होंने इंसुलिन पर। आप सब जानते हैं प्रोटीन है, तो प्रोटीन जरूर किसी न किसी अमाइनो, जरूर किसी न किसी एमआरएनए से कोड हुआ होगा, और वही एमआरएनए किसी न किसी डीएनए से कोड हुआ होगा, और जो डीएनए है, पीस ऑफ डीएनए, वो क्या है, एक जीन होगा। तो मतलब जो जीन है जीन है उसका क्या बनाया आपने, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से आपने क्या बनाया, प्रोटीन। अब जिसकी बात कर रहे हो वो प्रोटीन कौन है, वो प्रोटीन मान लो आपका क्या है, यहाँ पर इंसुलिन है। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन है। तो पेप्टाइड बनता कैसे है, अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से बनती है पेप्टाइड, इस तरीके से। अब बात करते हैं, सबसे पहले जब भी हम क्या करते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल की यदि बात करते तो इनका प्रिंसिपल किस, वर्क ऑन, कहाँ काम करता है ये, वर्क ऑन द प्रिंसिपल, इस पर वर्क करता है ये डीडी एनटीपी। इनके प्रिंसिपल की जो मेन थिंग है वो यही चीज है। डीडी एनटीपी से हमारा मतलब है डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है, ये जो नॉर्मल जो न्यूक्लियोटाइड होती है वो क्या होती है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होती है। अब यहाँ पर जो कैसी है, ये डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, पर क्या है, मॉडिफाइड किया है आपने, एंजाइमेटिक मेथड है, मॉडिफाई किया है। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट इज द DDNTP which resemble normal nucleotide। तो जो हमारा DNTP होता है, DDNTP जो है वो किससे रिजेंबलनेस शो करता है, वो DNTP जो हमारा नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है उससे क्या करता है, रिजेंबलनेस शो करता है। और नॉर्मल में क्या होता है, 3 प्राइम पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। बट इसमें क्या होता है, ये लैक, इसमें क्या होता है, इसमें लैक होता है क्या, 3 प्राइम OH, इसमें क्या होता है, लैक होता है, मतलब इसे 3 प्राइम OH में प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो यदि 3 प्राइम OH नहीं प्रेजेंट होगा, जब सिंथेसिस डीएनए की स्टार्ट होगी तो क्या हो जाएगी, चेन टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि उसको 3 प्राइम OH ही नहीं मिल पा रहा है। तो जब 3 प्राइम OH ही नहीं मिल पाएगा तो चेन का सिंथेसिस होना तो नामुमकिन है, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो सेंगर की मेथड है, इट इज यूज्ड इवन टुडे, आज की डेट में भी क्या होता है, इसको यूज किया जाता है। नॉर्मल जो रूटीन में, जो हम लैब में जो रूटीनली जो यूज होता है सीक्वेंसिंग के लिए, वो किसका यूज करते हैं हम, सेंगर सीक्वेंसिंग का। और यदि बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, तो कहाँ पे यूज होता है इसका, एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फॉरेंसिक साइंस जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, फॉरेंसिक साइंस इसका बेस्ट एग्जांपल। और जो आज की डेट में आज हम जो करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन का जो सीक्वेंसिंग हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन की जो सीक्वेंसिंग की जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन का जो सीक्वेंसिंग हो रहा है उसके लिए भी वैलिड है। मतलब क्या, यदि आपने सेंगर सीक्वेंसिंग कर ली है और आप नेक्स्ट जनरेशन का सीक्वेंसिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास सीक्वेंस है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो फॉरेंसिक साइंस में हो गया नेक्स्ट जनरेशन के सीक्वेंस, अप्लाइड साइंस में तो है ही इसका अच्छा खासा। तो ये क्या हो गया है इसका एप्लीकेशन। तो जब हम बात करते हैं किसकी, डाईडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, तो डाईडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताइए, हम बात करते हैं किसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जो नॉर्मल हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, ये क्या है आपका नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है आपका नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, ये क्या है आपका 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। जो शुगर की नंबरिंग की जाती है तो प्राइम नंबरिंग होती है किसके लिए, शुगर्स के लिए। तो ये क्या है आपका पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है। तो अब जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में
इस पोजीशन पे भी क्या होता है, OH होता है। आरएनए में क्या होता है, इस पोजीशन पे भी क्या होता है, OH होता है। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो 2 प्राइम पे क्या होता है, OH की जगह सिर्फ क्या होता है, H प्रेजेंट होता है आपके, और 3 प्राइम पे क्या होता है, इसमें OH होता है। और यही 3 प्राइम OH जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल कहाँ प्ले करने वाला है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी मतलब क्या, चेन जो होगी आपकी इलोंगेट होगी, सब्सिक्वेंट जो आपकी क्या आने वाली न्यूक्लियोटाइड होगी उसके साथ क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर जो शुगर मॉइटी है वो जब नाइट्रोजनस बेस से यदि लिंक्ड है तो किस बॉन्ड के थ्रू लिंक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है जिसके थ्रू क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल और बेस जो होता है हमारा नाइट्रोजन बेस जो ऐड होता है एक दूसरे से मिलते हैं, वो बॉन्ड आपका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ जो आपका बॉन्ड बनने वाला है, हाँ जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, इस बॉन्ड को बोलते हो कौन, कि फॉस्फो डाइस्टर, और सिंपली ईस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं उसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ जो बॉन्ड है आपका, यहाँ ये क्या है आपका, एनहाइड्राइड बॉन्ड है, एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि आपका नॉर्मल जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो दिखता कैसा है एक्चुअल में, यदि ये आपको पता चल जाएगा तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, जो मॉडिफाइड हम न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले हैं उसको आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा क्या हुआ कि ये जो पोजीशन है तो एज इट इज है, हम कहाँ चेंजेस करने वाले हैं, चेंजेस हम यहाँ करने वाले हैं। ये जो जगह है इसको आपने क्या किया, मॉडिफाई किया। आप यहाँ देखो सिंपली H लिखा हुआ है, OH जो है यहाँ पर क्या है, मिस है, मतलब OH जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जबकि 3 प्राइम OH तो बहुत जरूरी होता है। ये क्या था, 1 2 3 4 और 5 प्राइम नंबरिंग है, प्राइम नंबरिंग होती है शुगर की। तो 3 प्राइम OH यहाँ पर क्या है, मिसिंग। यही तो आपका क्या है, मॉडिफाइड, मतलब यही तो आपका DDNTP है, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, यही तो है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा जो कि सैंगर ने परफॉर्म किया था, उन्होंने इसी चीज को क्या किया था, यूज किया था फॉर चेन टर्मिनेशन। चेन को टर्मिनेट करने के लिए क्या किया था उन्होंने, इसी को एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट में आप देखो प्रिंसिपल तो आपको पता चल गया, किस प्रिंसिपल पर काम करने वाला है ये प्रिंसिपल, क्या है इनका, कि DDNTP जो है वो इसको यूज करेंगे, किसके लिए, टू डिटरमाइन DNA सीक्वेंस। अब आप बात कर लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स की, रिक्वायरमेंट्स क्या हुई इसकी, टेस्ट लगाना है, सैम्पलिंग लेनी है। तो रिक्वायरमेंट्स की जब आप बात करते हैं तो आपके पास क्या होगा, टेम्पलेट DNA होगा। क्या होगा आपके पास, टेम्पलेट DNA होगा। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज किसका होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए किसका, कि रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है, उसकी मशीनरी क्या क्या होती है। जब आप रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे भी आप टेम्पलेट DNA का जिक्र करते हैं। दूसरी बात आती है आपकी प्राइमर की। अब प्राइमर क्या होता है, प्राइमर जो होता है वो कैसा होता है, केमिकली सिंथेसाइज्ड होता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, टेम्पलेट DNA। और इसमें भी जो आपके नॉर्मल ATG and C जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ATGC ये 4 हैं, इनमें से किसी एक को आप क्या करोगे, लेबलिंग कर दोगे। कैसे, या तो रेडियो लेबल कर दोगे, या फिर क्या कह सकते हो उसको, फ्लोरोसेंट डाई से टैग कर सकते हो, फ्लोरोसेंटली क्या कर सकते हो उसको लेबल कर दो। तीसरी चीज जो हम ले रहे हैं इसमें रिक्वायरमेंट्स में, वो क्या होगी आपकी नॉर्मल, नॉर्मल क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड्स है, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स लोगे, DNTP। ये तो आपकी क्या होगी रिक्वायरमेंट्स। आप क्या बनाओगे, आप टेस्ट ट्यूब लोगे, एक क्या ले ली आपने, ट्यूब ले ली। अब ट्यूब में आप क्या क्या करोगे, इसमें आप ले लोगे आपका टेम्पलेट DNA, टेम्पलेट DNA ले लिया है। उसके बाद में आप क्या ले लोगे, आपका प्राइमर ले लोगे, आपने प्राइमर भी ले लिया है, एक शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और आपने क्या रखा है, इस प्राइमर को फ्लोरोसेंट से टैग किया है। इन चारों में से किसी एक न्यूक्लियोटाइड का फ्लोरोसेंटली टैग कर सकते हो, आपकी मर्जी कि आपको किसको टैग करना है। उसके बाद में आपने क्या कर दिया है,
न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डीएनटीपी ऐड कर दी हैं, डीएनटीपी ऐड कर दी हैं। तो ये तो हो गया क्या आपका मिक्सचर प्रिपेयर हो गया, क्या है ये मिक्सचर बन गया है। अब ये मिक्सचर को आप क्या करोगे, आप इस मिक्सचर को आप 4 डिफरेंट ट्यूब्स में क्या करोगे, बराबर बराबर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे 4 डिफरेंट ट्यूब्स में। और इन ट्यूब्स को भी आप नंबर दे सकते हो, इन ट्यूब्स की क्या कर सकते हो आप, नंबरिंग कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, इनको नाम, इनको लेबल कर सकते हैं। लेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी भी लेबलिंग कर सकते हैं। तो ये आपका पहला है, क्या है, ट्यूब ए। ट्यूब ए मतलब ट्यूब एडेनिन, ट्यूब सी मतलब साइटोसिन, ट्यूब जी मीन्स ग्वानिन एंड ट्यूब टी मतलब थाइमिन। तो इस तरीके से आपने क्या करा है, ट्यूब ले ली, 4 डिफरेंट ट्यूब है, 4 डिफरेंट ट्यूब में आपने जो मिक्सचर प्रिपेयर करा उसको क्या करोगे आप, डिवाइड कर लोगे। जब आपने मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद हम ये जो ट्यूब है इसमें हम क्या करते हैं, इन ट्यूब्स में हम क्या करेंगे कि जो हमारा मॉडिफाइड क्या था न्यूक्लियोटाइड उसको हम ऐड करते हैं ट्यूब में। तो ट्यूब ए में हम डी एटीपी को ऐड करते हैं, ट्यूब सी में डी सीटीपी को ऐड करेंगे, ट्यूब डी में हम डी जीटीपी को ऐड करते हैं। नॉर्मल तो है ही, नॉर्मल आपका न्यूक्लियोटाइड तो प्रेजेंट है, साथ में हम ये भी दे रहे हैं। ट्यूब टी में डी टीटीपी को आपने ऐड कर लिया। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, एंट्री करवा दोगे किसकी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्या करवा दोगे, एंट्री करवा दोगे। अब सब लोग जानते हो कि जैसे ही आपको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है वो क्या करेगा, उसको तो क्या चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको 3 प्राइम OH फ्री 3 प्राइम OH चाहिए। और ये 3 प्राइम OH किसने प्रोवाइड करवा दिया, ये 3 प्राइम OH किसने दे दिया इसको, जो प्राइमर हमने ऐड किया था, किसके अगेंस्ट में बनाया था हमने प्राइमर, टेम्पलेट डीएनए के थ्रू। तो इसको 3 प्राइम OH मिल गया, 3 प्राइम OH मिल गया मतलब क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा। डॉटर चेन से क्या करेगा, ये न्यू स्ट्रैंड, सॉरी पेरेंट चेन से ये डॉटर चेन को बनाना शुरू कर देगा। अब ट्विस्ट की बात ये है कि जब पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है तब होता क्या है कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स तो ऐड होते ही है, बाय डिफॉल्ट बाय चांस क्या होता है, जो हमारा मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है वो भी ऐड हो जाता है। और यदि वो ऐड हो गया, क्योंकि मिक्सचर में हमारे दोनों प्रेजेंट हैं, और यदि वो ऐड हो गया तो जगह क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। अब जब हमने जहां पर डी एटीपी दिया है, हम सब जानते हैं कि डी एटीपी एडेनिन क्या होता है, वो किसके साथ पेयरिंग करता है, वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है। तो डी एटीपी दिया हम, मतलब क्या है, ये एडेनिन है तो ये थाइमिन के साथ पेयर करेगा। तो जहां जहां पर भी क्या होगा, थाइमिन होगा, थाइमिन उसके अगेंस्ट में क्या होता है, एडेनिन ही जुड़ता है। तो एडेनिन तो जुड़ गया, जैसे ही एडेनिन जुड़ जाता है, अब इसका 3 प्राइम OH तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करेगा, 3 प्राइम OH के बाद 3 प्राइम OH जो होता है वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं, मॉडिफाइड में। जब 3 प्राइम OH ही नहीं प्रेजेंट होगा तो चेन का एलोंगेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बन ही नहीं पाएगा, उस जगह पे क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। सिमिलर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, DDCTP लिखा। DDCTP से हमारा क्या मतलब है, C जो होता है वो पेयर करता है G के साथ। तो जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है, हमें टेम्पलेट डीएनए जो हमने लिया है वो कैसा है, ये हमारा अननोन है। कैसा है ये, अननोन, हमें इसकी सीक्वेंस नहीं पता है। कौन कह रहा है, ये सेंगर बोल रहे हैं। सेंगर ने क्या लिया, एक पीस ऑफ डीएनए लिया है, किसका जीन लिया है, इंसुलिन, इंसुलिन का जीन लिया था। किसका लिया था इन्होंने, इंसुलिन का लिया था। उन्हें इसकी सीक्वेंस नहीं पता थी, बट हम अभी तो समझने के लिए हम सीक्वेंस लिखते हैं, तो सीक्वेंस इनको नहीं पता थी। अब मान लो क्या किया इन्होंने, DDCT की। अब C जो होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है G के, तो जहां जहां भी G होगा
उसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा आपका सी और जी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने क्या दे रखा है, सीटीपी दे रखा है, सीटीपी दे रखा है। जैसे ही उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीटीपी जाके जुड़ेगा जी के, उस जगह पे क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने डीडी जीटीपी दे रखा है, सीटीपी दे रखा है। ये चारों ही जो ट्यूब है उनमें सभी में ये रूल अप्लाई होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो सेंगर ने जो चार्ट फॉलो किया था, सेंगर ने किस तरीके से बताया था कि होता क्या है। हमने बताया था कि इन्होंने सबसे पहले मिक्सचर तैयार करा। उस मिक्सचर में इन्होंने क्या करा था, टेम्पलेट लिया, प्राइमर लिया और नॉर्मल क्या लिए इन्होंने, न्यूक्लियोटाइड्स ये ले लिया उन्होंने एक ट्यूब में। इन्हें नहीं पता कि इस टेम्पलेट का एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है, इन्हें नहीं पता, अननोन है, ये अननोन है। अननोन यदि है तो हमें क्या करना है, इसको पता करना है, पता करना है। क्योंकि पता हो जाएगा कि जीन, मान लो कोई जीन है, यदि किसी जीन की आपको क्या पता चल जाए, सीक्वेंस पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि ये जीन क्या है, फायदेमंद है, तो आप क्या करोगे, बार बार ये चाहोगे ना कि इस जीन को आप क्या करवा सको, रेप्लिकेट करवा सको, इस जीन को क्या कर सको, रेप्लिकेट करवा सको। तो लैब कंडीशन में क्या होता है, जो जीन होते हैं उसको बहुत ही कंजर्व रखा जाता है। इन विवो तो कंजर्व रहता ही है, एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ करोगे आप। तो ये जीन है, आपको पता है, इसकी हमें सीक्वेंस नहीं पता, ये तो हमने यहाँ अंडरस्टैंड समझने के लिए क्या है, हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिख ली है कि हाँ ये सीक्वेंस है। क्या करोगे आप, इनको 4 ट्यूब में आपने डिवाइड कर लिया था। जैसे हमने ट्यूब ए, ट्यूब सी, ट्यूब जी, ट्यूब टी लिखा था। ट्यूब ए में हमने डी एटीपी डाला था, ये क्या आपका मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है। सिमिलर मैंने में हम क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली चारों में अलग अलग मॉडिफाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड डालते हैं। लेकिन एट द टाइम आपको ध्यान में ये रखना है, एक ट्यूब में आपको एक ही मॉडिफाइड क्या डालना है, न्यूक्लियोटाइड डालना है। एक ट्यूब में आपको चारों को चारों जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड नहीं करना है। ये आपने ट्यूब ए बनाई, एडेनिन के लिए बनाई है, एडेनिन एटीपी ट्राइफॉस्फेट के लिए बनाई है, तो उसमें आपको वही वाला मॉडिफाइड क्या डालना पड़ेगा, मतलब क्या है आपका नॉर्मल, यदि एटीपी आप डाल रहे हो, नॉर्मल डी एटीपी डाल रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में, उसके अंदर उस ट्यूब में डीडी एटीपी आप डालोगे, ना कि डीडी सीटीपी। मतलब आपको एट द टाइम एक ही मॉडिफाइड क्या मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड का यूज करना है। एक ट्यूब में एक ही मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड का आपको यूज करना है। ऐसे चारों डिफरेंट ट्यूब में आप क्या करोगे, अलग अलग क्या करोगे, डीडी डीएनटीपीस को क्या करोगे, डीडीएनटीपीस को आप ऐड कर दोगे। उसके बाद क्या करते हो, आप डीएनए पॉलीमरेज की एंट्री करवा देते हो। यहाँ पर कौन आ जाता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है। और डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो फिर क्या करेगा, वो चेन को एलोंगेट करेगा, चेन को एलोंगेट करेगा। चेन को जब एलोंगेट करता है तो हमारे पास क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, फ्रेगमेंट मिलेंगे। कैसे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, ये हमारे पास क्या है। अब आप कैसे, ये सब ना देखे हुए भी आप बता सकते हो कि हाँ कितने फ्रेगमेंट मिलना चाहिए। फ्रेगमेंट उसके लिए आइडिया है, आइडिया ये है कि देखो आप किसकी बात कर रहे हो, ट्यूब ए की बात कर। ट्यूब ए में आपने क्या लिया है, डी एटीपी लिया है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, टी होता है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ सीक्वेंस में टी कितनी बार है, टी यहाँ पर 3 बार देखा। तो आपको ये पता चल गया कि ट्यूब ए में आपको कितने फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं, 3 फ्रेगमेंट तो मिलेंगे। कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे, 3। सिमिलर मैनर में डी सीटीपी, अब सीटीपी है, सी किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जी का। तो आप यहाँ देखो, आप जी कितने बार आपको देखने को मिल रहा है, 1 2 2 ही मिल रहे हैं आपको, मतलब कि आपको 2 फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं। यहाँ पर जी है, जी किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सी का। तो आप सी देखो कितनी है, 1 2 3, 3 आपको कॉम्प्लीमेंट्री 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, 4 आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। और इस तरीके से आप थायमिन को देखो, थायमिन किससे पैर करता है, एडेनिन से। एडेनिन, एडेनिन कितने प्रेजेंट है यहाँ पर, एडेनिन कितने हैं यहाँ पर, 3 है, तो 3 आपको फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। उन्हें समझने के लिए तो हमने फ्रेगमेंट्स देख लिए, क्योंकि हमें तो सीक्वेंस पता है, हमने सीक्वेंस लिख रखा है ऑलरेडी। सेंगर ने ऑलरेडी सीक्वेंस लिख के नहीं रखा था, उन्हें तो सीक्वेंस पता ही नहीं था। उन्होंने कैसे, उनका जो
डिटर्मिनेशन था, उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था उनके एक्सपेरिमेंट का, वो किससे, इस ऑटो रेडियोग्राम से उन्हें पता चला था। इस क्या करा था उन्होंने, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था उससे पता चला था उनको, बैंड्स देख देख के, इसको देख के नहीं किया था। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो बॉटम वाला बैंड होता है, बॉटम वाला जो है, ये सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसका क्या होगा, लो मॉलिक्यूलर, इस फ्रेगमेंट का। और जो अपर साइड में हो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, उसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू। और यहाँ पर क्या है, तो ये आपने क्या कर लिया है, 4 ट्यूब से, चारों ट्यूब जो हैं, ये तो क्या है, डायरेक्ट ऑटो रेडियोग्राम बना दिया, उसके पहले चारों ट्यूब जो सैंपल है, इस तरीके से देखो हुआ क्या, चेन टर्मिनेट कैसे हुई, इसको चेन टर्मिनेशन क्यों बोला गया। मान लो आपका सी के सामने जी, जी के सामने टी, पूरा एज इट इज हो गया है। मान लो इसका भाग्य इतना भाग्यशाली था कि इसने यहाँ तक चेन टर्मिनेशन हो ही नहीं पाया, या फिर ये कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, डीडी एनटीपी जो था वो ऐड ही नहीं हो पाया, एट लास्ट में मान लो ऐड हुआ, तो टी का जो क्या होता है, इसके अगेंस्ट कौन होता है, एडेनिन होता है, इसके अगेंस्ट में कौन होगा, एडेनिन। तो इसके अगेंस्ट में एडेनिन जब आके जुड़ गया, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, चेन टर्मिनेशन हो गया। ये देखो आप डीडी ए लिखा है यहाँ पर। चलो इतना होने के बाद अब देखो आप क्या होता है। अब जब बात करते हैं, ये आपको मिल गया एक फ्रेगमेंट, ट्यूब ए है, ये क्या है, ट्यूब ए, ये वाला, इसकी बात एक फ्रेगमेंट मिल गया। अब पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर भी है कि चेन यहाँ टर्मिनेट हो जाए, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी चेन टर्मिनेट हो जाए। तो जब हम सेकेंड टाइम देखते हैं तब क्या होता है, रेप्लिकेशन इसका हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। तो सी के सामने टी है, टी के सामने ए के सामने टी आ गया, जी के सामने सी आ गया, सी के सामने जी आ गया। अब यहाँ जो थाइमीन है, इसके सामने कौन आ गया, ए, बट कौन सा वाला, नॉर्मल वाला नहीं, कौन सा आया, मॉडिफाइड वाला। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, चेन अगेन टर्मिनेट हो जाएगी, ये आपको सेकंड बैंड मिल गया है। लास्ट देखते हैं कि अब जो है वो चेन यहाँ टर्मिनेट होना चाहिए, यदि डी डी एटीपी आपका ऐड हो जाता है, तो मॉडिफाइड यदि इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो सी के सामने क्या है, टी है, टी के सामने क्या आएगा, आपका ए आएगा। लेकिन यहाँ पर फिर जो ए आता है वो कौन सा, नॉर्मल आपका ए नहीं आया, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं है, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की वजह कौन आ गया, आपका मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। तो क्या हो गया, चेन टर्मिनेट हो गई। अब तीन ही इसके क्या थे, पॉसिबिलिटी थी कि तीन जगह ये क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि तीन ही इसमें एडेनिन प्रेजेंट, तीन ही क्या थे यहाँ पर, एडेनिन प्रेजेंट थे। इसी तरीके से आप एक बार और किसका देख लेते हैं अपन, जीटीपी का देख लेते हैं, तीसरे वाले। तो मान लो कि क्या है आपका, जीटीपी है, जीटीपी है, तो जी किस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सी का। जब हमें जी कॉम्प्लीमेंट्री जी ले रखा है तो हम इसका सी देखेंगे, सी कितने प्रेजेंट है यहाँ पर, सी जो है वो 1 2 3 4, तो इससे पता चल गया आपको 4 फ्रेगमेंट्स तो मिलेंगे। ट्यूब जी वाले में क्या है, आपके 4 फ्रेगमेंट है। तो जैसे हमने यहाँ देखा था, सी के सामने जी, इस जी आ जाएगा, और जहां जहां पर क्या है, यहाँ पर सी लिखा है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री में जब कौन आएंगे, आपके मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, उस जगह पे क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा, 4 फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको रीड कैसे करना, फ्रेगमेंट कैसे पता करना, ये पता चल जाएगा इससे। फ्रेगमेंट, यहाँ हमारे एक्सपेरिमेंट में हमको फ्रेगमेंट पता नहीं करना है, हमें फ्रेगमेंट कितने मिले हैं ये भी पता नहीं करना, हमें पता ये करना है कि जो सीक्वेंस है, अननोन डीएनए की सीक्वेंस क्या है वो पता है। तो अब आप इतना करने के बाद इसको क्या करते हो, आप पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो होता है उस पर क्या करते हो, अपने सैंपल्स को लोड करोगे, इनको क्या करोगे, आप सैंपल्स को लोड करोगे। ये जो फ्रेगमेंट्स आपके पास आए हैं, उन फ्रेगमेंट्स का क्या करोगे, एक्चुअली ना इसका एप्लीकेशन क्या है, आप देखो आपके पास जो फ्रेगमेंट्स आ गए हैं, आप सब इलेक्ट्रोफोरेसिस तो जानते ही होता है क्या, ये हमारे पास क्या है, वेल्स। अब ये जो वेल है ये मामूली नहीं है, ये जो ट्यूब ए वाला वेल है, ये ट्यूब जी वाला, ये ट्यूब सी वाला और ट्यूब टी वाला वेल। तो जो जो यहाँ पर है, जो ये सैंपल दे रखे हैं, ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, इसमें लोड कर देंगे। हमारे पास तीन है यहाँ, तो हमें तीन दिखाई दे रहे हैं, पर ट्यूब के अंदर थोड़ी ना पता है कि कितने वाले बैंड, इन बैंड्स में कितने फ्रेगमेंट प्रेजेंट है। तो इनमें आपने क्या कर दिया, अपना सैंपल को लोड कर दिया। अब आपका ये आपके इलेक्ट्रोड लगे हैं,
तो आपका कैथोड, ये आपका एनोड। तो जब डीएनए के मॉलिक्यूल माइग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ माइग्रेट करेंगे? अपर टू बॉटम, इस तरीके से माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करेंगे तो जो जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या करेगा? जल्दी मूवमेंट शो करेगा। जल्दी मूवमेंट करेगा मतलब कि कुछ यहाँ इस तरीके से कंडीशन प्रेजेंट, उसके बाद उससे थोड़ा जो ज्यादा होगा, उसके बाद थोड़ा उससे ज्यादा, फिर थोड़ा उससे ज्यादा, और जो सबसे ऊपर की तरह जो डीएनए का मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला जो डीएनए होगा वो कम माइग्रेट कर पाएगा, उतना पास माइग्रेट नहीं कर पाएगा। तो समय क्या पता चल जाएगा कि जो हमारे पास क्या है आपके पास में फ्रेगमेंट्स, उसमें लो मॉलिक्यूलर वेट वाला जो वो सबसे नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा, मान लो क्या है आपका सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन है? यहाँ पर ये वाला फ्रेगमेंट दिखाई दे। तो ये फ्रेगमेंट किसका है? ये जी वाले का है, ट्यूब जी का है। तो ट्यूब जी का है मीन्स व्हाट? यहाँ पे सबसे पहले कौन है? सबसे पहला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हम इसका क्या देखेंगे? डायरेक्शन स्टडी भी हम इस तरीके से करते हैं। 5 प्राइम के बाद में जो न्यूक्लियोटाइड आने वाला है, इस समय ये पता चल गया कि जी ही होगा। वो जी क्यों होगा? ट्यूब जी से आया है। ट्यूब जी में आप देखो ये सबसे छोटा फ्रेगमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। जब आप पेज पर इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो? इसको एक्सरे फिल्म जो होती है, एक्सरे फिल्म, उसमें देखते हो। इसको विजुलाइज करने के लिए एक्सरे फिल्म पे इसको रखते हो। तो रखते हो क्योंकि आपने क्या रखा था? प्राइमर को क्या करेगा? किसी एक न्यूक्लियोटाइड को आपने क्या किया था? प्राइमर जो आपने डिजाइन किया, एक न्यूक्लियोटाइड को हमने फ्लोरोसेंट लेबल किया था, या फिर हम क्या कर सकते हैं? रेडियो एक्टिव लेबल किया था। तो उसमें एक्सरे फिल्म आप देखोगे तो आपको आसानी से विजुलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका ऑटो रेडियोग्राम बना लेते हैं। ऑटो रेडियोग्राम जब जनरेट होता है ना कंप्यूटर स्क्रीन पर तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब उसका ऑटो रेडियोग्राम बन जाता है तो इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब ये ट्यूब ए है, लेन भी बोल सकते हैं इसको, लेन ए, सी, जी और टी, और ये ट्यूब है। ट्यूब का ही सैंपल तो हमने इनमें लोड किया है। इन बेल्स में क्या करा था हमने? ट्यूब का सैंपल ही तो लोड किया था इन बेल्स में। उसी का क्या बना है? यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राम जो है वो जनरेट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आया है। तो सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट वाला क्या दिख रहा है आपको? फ्रेगमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट किसका? ये जी का है। तो यहाँ पर जी आ गया है। उसके बाद में फिर क्या मिल रहा है आपको? सेकंड पोजीशन पे क्या मिल रहा है आपको? ये वाला बैंड, ये वाला सबसे क्या है? उसके बाद में ये छोटा सा फ्रेगमेंट आपका ए आ जाएगा, ट्यूब ए से आ जाएगा। उसके बाद में आपका टी वाला देखने को मिल रहा है। टी में कौन सा है यहाँ पर? ये वाला। इस तरीके से क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटा फ्रेगमेंट और सबसे लार्ज फ्रेगमेंट। इस तरीके से हम रेडियो ऑटोग्राम पे क्या कर सकते हैं? सीक्वेंसिंग पता करते हैं। अब हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये जब आपको ये सीक्वेंस मिल जाती है ऑटो रेडियोग्राम, तो आप बता सकते हो कि हाँ, जो हमारा अननोन सैंपल था, अननोन हमारा डीएनए था, उसकी सीक्वेंस क्या होगी? उसकी सीक्वेंस क्या होगी? क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, जी का कौन होता है? सी होता है, और ए का होता है टी। इस तरीके से आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिख लोगे। जब आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपके पास आती है तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एग्जैक्ट ये आएगी, ये वाली आएगी। जब ए सीक्वेंस जो हमने यहाँ दे रखी है, ये सीक्वेंस आ जाती है तो समझ जाओ कि हाँ हमारे पास क्या डीएनए सीक्वेंसिंग जो हमारा पूरा। तो सर सेंगर ने क्या किया था? इंसुलिन, इंसुलिन को सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? डीएनए को सीक्वेंस किया। तो आज के डेट में हमें जो इंसुलिन मिलता है उसके जीन, उसका जो जीन होता है उसकी सीक्वेंस सेंगर जो है वो करके चले गए। इसलिए आसानी से आज के डेट में भी क्या होता है, हम इंसुलिन को जीन को क्या करते हैं कि बैक्टीरियम में भी इंसर्ट करवा करके इंसुलिन को सिंथेसाइज करवा लेते हैं, और हमें लार्ज अमाउंट और अच्छे खासे अमाउंट में क्या होता है? आर्टिफिशियल तो नहीं कह सकते, लैब कंडीशन में जो हम बनाते हैं इंसुलिन वो मिल जाता है। और ये जो इंसुलिन है जो हम बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा रहे हैं या किसी अदर ऑर्गेनिज्म, एग्जैक्ट ह्यूमन का जो जीनोम होता है उसमें जो इनकोड होता है इंसुलिन, जस्ट वैसे ही इसमें क्या है? सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम इन्हीं सीक्वेंसेस को बैक्टीरियम में क्या करते हैं? इंसर्ट करवा के इंसुलिन को बनवा रहे हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा रहे हैं लार्ज स्केल। तो ये था क्या आपका सेंगर सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे क्या? केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, जो कि है मैक्सम एंड गिलबर्ट वाली मेथड, जिसमें हम केमिकल्स के थ्रू क्या करेंगे? हम न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। और इसमें क्या, जब मॉडिफाई होगा न्यूक्लियोटाइड्स में तो वही मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स जो उनको क्लीव करेंगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अभी